Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Dr. Saqib Gulzar, Associate Professor, Head of the Department in the Department of Management Science, ComSat Institute of Information Technology, WA campus. थोड़ा सा आपसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मैंने कैसे करियर स्टार्ट किया। MBA किया था फर्स्ट 1998 में, उसके बाद जो है 2001 में जो है मैंने कॉमसेट जो है ज्वाइन किया था वहाँ कैंपस। आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय इन कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ कैंपस। और उसके बाद क्या हुआ कि एज ए रिसर्च एसोसिएट मैंने जो है अपनी जॉब स्टार्ट की थी। अकाउंट डिपार्टमेंट में भी काम किया और हेड ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट था वहाँ कैंपस का। उसके बाद 2004 में जो है मुझे जो है स्कॉलरशिप मिला एंड देन आई वेंट टू चाइना फॉर PhD एंड इन 2007 में जो है वापस आया और रीज्वाइन किया कॉमसेट्स को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में जो है मैंने अप्लाई किया फॉर एसोसिएट प्रोफेसर और मेरी प्रमोशन जो है वो होगी एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। मैं आपको जो है सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाऊँगा उसका कोर्स कोड है MGT 430 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके लिए आपको जिस बुक की ज़रूरत होगी मीक्स एंड मीक्स की जो बुक है, और बाकी जब आपको कोर्स आउटलाइन मिलेगी उसमें भी जो है आपको पता चल जाएगा कि बुक कौन सी है। मिक्स एंड मीक्स की बुक होगी, जो लेटेस्ट एडिशन है यू कैन बाय इट, और हम सारा डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। लेट्स सी कि जो अकाउंटिंग है हमारा ये कोर्स है ये किन चीज़ों पे बेस करता है। आज का लेक्चर जो हमारा है ये ओवरऑल आपको इंफॉर्मेशन बताएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं और हमें जो है क्या क्या काम जो है इसमें करने होंगे, और वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, वाई दिस सब्जेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। द बेसिक पर्पस इज़ फॉर द डिसीजन मेकिंग। Primary objective of this subject is to develop your ability to understand and use the accounting information. क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी जो है वो पैदा हो जाए ताकि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। टू डू दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। इस तरह करने के लिए यू शुड हैव to do the following things. The nature of the economic activities that accounting information describe. कि जो accounting economic activities हैं उसकी जो nature है, the nature of the economic activities that accounting information describe, के economic activities की जो nature है उसको आपको understand करना पड़ेगा। जो भी economic activities हो रही हैं उसको accounting information जो सी है वो किस तरह डिस्क्राइब करती है, उसको किस कैटेगरी में जो है वो लेके जाती है। द assumption एंड द मेजरमेंट एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो assumptions हैं, मेजरमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं वो आपको लर्न करनी होंगी इन्वॉल्विंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है जो हम आगे जाके करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स और मेजर जो से वो अडॉप्ट किए जाते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ द डिसीजन। जो बेसिक पर्पज़ है इस कोर्स का वो ये है कि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ टू मेक इकनॉमिक डिसीजन। और इकनॉमिक डिसीजन कौन लोग लेते हैं? वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो से स्टेक होल्डर जो से इकनॉमिक डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप जो से इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द इकनॉमिक एक्टिविटीज़, देन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके क्या मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निक्स हैं, और उसके बाद जो आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं डैट इज़ इन द फॉर्म के दैट इज़ हेल्पफुल आर यूजफुल फॉर मेकिंग द इकनॉमिक डिसीजन।
दिस इज़ द अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस जिसको कहा जाता है. अकाउंटिंग प्रोसेस is the much better कि how economic activities are generated and how the transaction are recorded. The accounting links decision maker with economic activities. क्या होता है कि economic accounting relationship जो है वो develop करती है decision maker का with economic activities. Decision maker with economic activities के दिस इज़ ए लिंक कि आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है एंड देन यू लुक, जो डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन मेकर के पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जाती हैं, वो क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन दे टेक द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उस बेस पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेते हैं एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन, और उसके डिसीजन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट की जाती हैं. क्या होता है, दिस इज़ द प्रोसेस. फर्स्ट क्या होगा कि द अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो पहले बताया आपको कि अकाउंटिंग प्रोसेस है, आप जो है रिकॉग्नाइज करते हैं एंट्रीज को, जो है वो प्रिपेयर करते हैं एंड देन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यू प्रिपेयर इन सच अ फॉर्म कि वो डिसीजन मेकर के लिए यूज़फुल हो. आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर ली एंड देन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह प्रिपेयर की जाती हैं, उसके रूल रेगुलेशन क्या है. ये पूरा सब्जेक्ट जो है व्हेन यू विल फिनिश देन यू विल एबल कि आप किसी भी कंपनी की जो है बैलेंस शीट उठा लें, उसको जो है इजीली स्टडी कर सकते हैं, उस पर डिसीजन जो है वो ले सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर होगी देन यू गिव दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर. डिसीजन मेकर के पास वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो वो क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वे, उनकी जो भी एबिलिटीज़ होती हैं उनको वो एनालाइज करते हैं एंड एक्शन डिसीजन, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वजह से इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट करते हैं. या तो वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर वो जो है स्टेप लेते हैं जो रिलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपकी मनी इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, डॉलर हो, रुपीज़ हो, पाउंड हो, येन हो. और उसके बाद क्या होता है, अगेन जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, फिर डिसीजन जो है मेकर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं एंड देन दे टेक डिसीजन और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और ये प्रोसेस इस तरह चलता जाता है. टाइप ऑफ बिजनेसेस में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें कोई चीज़ बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है. जैसे वी हैव वन एग्जांपल, नॉट वन एग्जांपल, वी हैव सो मैनी एग्जांपल. जैसे जनरल मोटर है. जनरल मोटर जो है वो क्या करती है कि मेक कार्स, ट्रक्स एंड वैन. मैन्युफैक्चरिंग करती है, कार बनाती है, ट्रक बनाती है और वैन्स बनाती है. इंटेल आपके जो है कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं, कंप्यूटर के जो है मदरबोर्ड बनता है एंड सो ऑन. बोइंग जेट एयरक्राफ्ट, बोइंग कंपनी जो है वो क्या करती है कि जेट एयरक्राफ्ट जो है वो बनाती है. नाइकी का क्या है कि नाइकी जो है कंपनी वो शूज़ बनाती है और एथलीट के जो है वो क्या करती है, कपड़े बनाती है और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बनाती है. कोका कोला क्या है, कोका कोला कंपनी जो है मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, वो बेवरेजेस जो है वो बनाती है और जो है वो सप्लाई करते हैं. सोनी की कंपनी क्या करती है, स्टीरियोज एंड टेलीविज़न, लैपटॉप एंड सो ऑन. बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोनी की, जैसे लैपटॉप आपका है, टीवी जो है सोनी के जो से हैं, एलईडी, एलसीडी और स्टीरियो जो से हैं, दे आर वेरी फेमस फॉर द सोनी. तो ऐसी कंपनीज जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बनाती हैं, तो दैट्स कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस. अब मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या किया जाता है, उसमें होता यूँ है कि जब चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाती है तो वहाँ से चीज़ बाय करके एक प्रॉपर प्लेस पे उसको सेल किया जाता है. मर्चेंडाइजिंग जो उनसे वो क्या करते हैं कि वो चीज़ों को बनाते नहीं हैं, वो जस्ट ब्रिंग इट एज रेडी टू सेल एंड पुट इन द शॉप और उसको
सेल कर दिया जाता है। जैसे वॉलमार्ट है, जनरल मर्चेंडाइजर कंपनी है, आपके पास जो है पाकिस्तान में जो है मेट्रो स्टोर जो है दे आर जनरल मर्चेंडाइजिंग कंपनी। तो ये क्या करते हैं कि प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट लेकर आते हैं एंड देन दे सेल इट टू द रिटेलर। होलसेल से प्रोडक्ट उठाते हैं, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाते हैं, अपने पास रखते हैं एंड देन दे सेल इट। तो वो ऐसा जो बनी बनाई प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आते हैं और सेल करते हैं लोगों को, रिटेलर को, तो वो मर्चेंडाइजिंग जो है कराते हैं। इनका काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ, वॉलमार्ट की एक एग्जांपल है, टॉयज आर अस जो है वो टॉयज जो है वो बच्चों के बनाते हैं। सर्किट सिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लैंड एंड्स जो है एप्पल्स जो है वो कपड़ों की जो है वो प्रोडक्ट जो है काफ़ी मशहूर हैं। Amazon.com इंटरनेट, बुक्स, म्यूज़िक, वीडियो रिटेलर, इसके पास जो है आपको बहुत सारी किताबें और वो सारा कुछ जो है मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस आ जाता है, दैट इज़ द सर्विस बिजनेस। उसमें आपके पास डिज़नी का आ जाता है। डिज़नी का एंटरटेनमेंट जो है आपको प्रोवाइड करती है। डेल्टा एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैरियट होटल हॉस्पिटैलिटी और लोडिंग में जो है दे आर वेरी फेमस। पीसी को ले लें, सरीना को ले लें, सो ऑन। पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के 5 स्टार होटल हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द सर्विसेज बिजनेस के, वो सर्विसेज हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा देर आर सो मैनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिस तरह आपके पास यू फोन है, टेलीनॉर है, जैस है, दीज ऑल आर प्रोवाइडिंग द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपके सर्विसेज बिजनेस में आते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, that is the type of business. Now we are talking about the type of organization. There are 3 types of organization: proprietorship, partnership and corporation, right? So we will discuss it in detail. A proprietorship is owned by an individual. क्या होता है proprietorship? क्या होता है कि जिसमें बिजनेस जो है वो ओन किया जाता है, मालिक जो है वो सिंगल वन पर्सन होता है। जैसे अगर आप देखें कि आपके मोहल्ले में जो मार्केट में जो बाज़ार है उसमें जो जनरल स्टोर है उसमें क्या होता है कि मालिक जो है वो एक बंदा है, वही आता है, दुकान खोलता है, चलाता है, उसने एक आधा जो है वो लड़का रखा होता है जो चीज़ें डाल के देता है या जो उससे लेबर का काम लेता है। जब मालिक जो है ऑनर वन सिंगल पर्सन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम दिया जाता है। जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है देर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो लेट्स सी के एडवांटेजेस क्या क्या और डिसएडवांटेजेस क्या क्या। एडवांटेजेस में क्या है, इजी इन ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, इट्स वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज। एक शॉप है, छोटा सा कमरा है, उसमें शॉप जो सी है, छोटी सी प्लेस है, उसमें एक शॉप खुली हुई है, इट्स ईजी टू मॉनिटर किया जा सकता है, चीज़ों को देखा जा सकता है, जो वर्कर है उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम आती है, सो मैनी थिंग्स, क्वाइट ईजी टू ऑर्गेनाइज। यू डोंट नीड स्पेशलाइज सर्विस फॉर ईच प्रोडक्ट, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। लो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सेम जो है ऑर्गेनाइजिंग ईजी इन ऑर्गेनाइजिंग, और कॉस्ट जो सी है वो भी उसकी लो होती है, उसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ती। शॉप अगर आपकी अपनी है, यू डोंट हैव टू पे। अगर आप शॉप रेंट पे ले लेते हैं आपको 10,000, 12,000, 15,000 देने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, और उसके बाद बिजली का बिल वो भी थोड़ा आता है एज कम्पेयर टू द अदर लार्ज कंपनीज। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसमें लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है। एंड दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इट्स मीन
कि जो ऑनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल की जा सकती है इन केस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को पे करने के लिए उसकी पर्सनल जो एसेट्स हैं उनको भी सेल किया जा सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो ऑनर की पर्सनल एसेट्स हैं उसको पे कर, पर्सनल एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो है वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। द लाइबिलिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू अप टू द बिजनेस, के जो बिजनेस कर रहा है उस तक लिमिटेड नहीं है। उसके अलावा अगर बिजनेस के एसेट्स को सेल भी कर दिया जाता है फिर भी उसकी लाइबिलिटीज पे नहीं होती, तो देन उसके पर्सनल एसेट जो है उनको सेल किया जाएगा और फिर जो है उसकी लाइबिलिटीज पे की जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप इज ओन्ड बाय टू आर द मोर इंडिविजुअल। पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा बंदे जो है वो काम करते हैं। अब होता क्या है कि सम टाइम आपने देखा होगा कि जी जो ये जर्नल स्टोर है थोड़ा सा बड़ा है, शॉप से ज़रा बड़ा है, तो उसमें कहा जाता है कि जी हमने पार्टनरशिप की, हमने शराकत की, हम दो बंदे जिनसे मिल के काम कर रहे हैं, हम दोनों ने जिनसे मिल के पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इन दैट केस is called when the owner is more than 2%, that's called the partnership। उसमें पार्टनरशिप में क्या होता है? certain advantages, disadvantages। advantages में क्या है? more financial resources than a proprietorship। financial resources जो उनसे आपके पास इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए सेकंड पर्सन जो उनसे इन्वेस्ट करते हैं, नो यू हैव 1 million, यू हैव 10 million रुपीज़। आपके पास जो है 1 करोड़ रुपये है और आप 1 करोड़ रुपये जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू तीसरे बंदे को ऐड कर लेते हैं देन 15 मिलियन, फोर्थ बंदे को ऐड करते हैं देन तो 20 मिलियन। सो यू हैव और यू कैन जनरेट द रिसोर्सेज, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। एडिशनल मैनेजमेंट स्किल जो है वो आपके पास आ जाती है। एडिशनल मैनेजमेंट स्किल ये होता है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप था तो उसमें एक बंदा ऑनर होता है। अब उसने क्या करना है? उसने चीज़ें बाय भी करनी है, सेल भी करना है, उसको मैनेज भी करना है। सो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू मैनेज होल द एक्टिविटीज़, ऑल दो इट्स ईजी अगर स्मॉल है, लेकिन अगर उसको लार्ज स्केल पे लेके जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट इन पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर वो लार्ज स्केल में ले जाए तो देन दे आर मोर देन 1 पर्सन, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि दे द अदर पर्सन हैव अदर स्किल्स। उसमें क्या हो सकता है कि मे बी एक बंदा आपके दोस्त है, उसकी जो है मार्केटिंग स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो वो कम्युनिकेट अच्छा कर लेता, लोगों को कन्विंस कर लेता, तो आपकी प्रोडक्ट जो है बड़ी अच्छे तरीके से सेल हो सकती है। आपके पास स्किल है, यू कैन बार्गेन, आप उसको बार्गेन कर सकते हैं, बार्गेनिंग वाली स्किल आपके पास है, देन क्या हो सकता है कि आप लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर सकते हैं। आप जो है वहाँ से इजीली जो है उनसे होल सेलर से या इंडस्ट्री से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्रेडिट पे आप जो है माल उठा सकते हैं। सो व्हेन देयर आर मोर देन 1 पर्सन तो एबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं। डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप इज अगेन कि उसमें क्या होता है कि लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। द बिजनेस एज वेल एज द पर्सनल एसेट्स ऑफ the owners can be sell if the liabilities are not pay। ठीक है, वो अगर लाइबिलिटी जो है इंक्रीज करके, सपोज जो पार्टनरशिप थी वो 10 लाख रुपए की थी, लाइबिलिटी जो है 15 लाख की होगी, तो 10 लाख तो जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुए उन चीज़ों को सेल करके जितने भी एसेट्स थे देन पूरे किए, वो पूरे लाइबिलिटीज पूरे करने के बाद अगेन एसेट सेल करने के बाद अगेन 5 लाख रुपए रह गए, तो देन ऑनर को क्या करना पड़ेगा? अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके जो है वो चीज़ें जो है पे करनी पड़ेंगी। अब हुआ क्या कि अगर किसी ने सू करना है तो वो इन बोथ केसेस पार्टनरशिप पे भी और सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी सू जो किया जाता है वो ऑनर्स पे किया जाता है, ना कि पार्टनरशिप पे, ना जो है सोल प्रोप्राइटर। जनरल स्टोर पे नहीं किया जाएगा, ना कि ये जोज एंड उसके जिस नाम से भी उसने ये पार्टनरशिप स्टार्ट किया उस पर किया जाएगा। सू जो है हमेशा इंडिविजुअल पे होगा। देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस
that is the corporation is organized under the state of the federal status as a separate legal entity. अब यहाँ पे बात लीगल एंटिटी की आ जाती है. लीगल एंटिटी मीन दैट द कॉर्पोरेशन इज ए लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज द लीगल एंटिटी. और उसमें क्या किया जाता है कि इफ समबडी वांट टू सू, तो वो जो सू होगा वो कॉर्पोरेशन के नाम पे होगा. J&M कॉर्पोरेशन सू जो है उसको किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल को किया जाता है. और इसका एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दैट इज द लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. कॉर्पोरेशन में जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है लायबिलिटी वहाँ तक ही लिमिटेड होती है. और उसमें क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट नहीं की जाती फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी. इन केस कि आपकी लायबिलिटीज़ पे करने के लिए आपने जो कॉर्पोरेशन बनाई है उसके एसेट्स सफिशेंट नहीं हैं, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सेल आउट की जाएगी. दिस इज़ द. और इसकी सेकंड जो एडवांटेज है, जो एबिलिटी टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बाय इशूइंग स्टॉक. आप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं और अच्छा खासा बड़ा बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है. और डिसएडवांटेज क्या है कि डबल टैक्सेशन जो है वो की जाती है, आपको डबल टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है. उसके बाद एक इसका एडवांटेज जो है वो ये भी है कि यू हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है आपके पास अवेलेबल होते हैं. उसमें क्या होता है कि मार्केटिंग का पर्सन आपको मिल जाते हैं, HRM के पर्सन मिल जाते हैं, और आपको जो है फाइनेंस के पर्सन मिल जाते हैं. सो यू कैन हायर सो मैनी पर्सन एज दे आर स्पेशलिस्ट, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो है वो बिजनेस है, तो देन यू कैन हायर. बिजनेस की टाइप्स भी हमने पढ़ ली, और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन की भी टाइप्स पढ़ ली, कितनी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटजी. बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द स्ट्रेटजी. बिजनेस स्ट्रेटजी इज एन इंटीग्रेटेड set of plan and action designed to enable the business to gain an advantage over its competitors, and in doing so to maximize its profit. अब ये क्या किया जाता है, एक सेट ऑफ प्लान है, इंटीग्रेटेड प्लान जो है वो डेवलप किया जाता है. किस लिए? कि आप जो है एडवांटेज हासिल कर लें अपने कंपेटिटर्स पे, कि व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग दैट इज़ बेटर. तभी आपको जो है कंपेटिटर्स पे एडवांटेज जो है मिल सकता है. मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी बेटर हो सकती है. आप जो है उनको कन्विंस जो है वो अच्छे तरीके से करें, एंड टू डू सो डूइंग सो एंड मैक्सिमाइज द इट प्रॉफिट. और सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है शॉर्ट रन में, दैट इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और लॉन्ग रन में टू मैक्सिमाइज हेल्थ. शॉर्ट रन में जो ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड लॉन्ग रन में मैक्सिमाइज हेल्थ किया जाता है. तो जो भी ऐसा प्लान जो है डेवलप किया जाए कि कंपेटिटर्स एडवांटेजेस मिल जाएं और प्रॉफिट अर्न किया जाए, तो उसको हम बिजनेस स्ट्रेटजीज का नाम देते हैं. तो बिजनेस स्ट्रेटजी अंडर ए लो कॉस्ट स्ट्रेटजी में क्या किया जाता है? बिजनेस डिजाइन एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर द सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एट ए कॉस्ट लोअर देन दैट ऑफ इट्स कंपेटिटर्स. क्या किया जाता है? वॉलमार्ट और साउथ वेस्ट एयरलाइन की एग्जांपल जो सी है इन्होंने दी है इंटरनेशनल एग्जांपल. क्या होता है कि लो कॉस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है कि आप ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी में हो, आपके कंपेटिटर्स की क्वालिटी के मुताबिक हो, और द कॉस्ट इज़ लो एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, तो दैट इज़ कॉल्ड द लो कॉस्ट स्ट्रेटजी. इसमें वॉलमार्ट है, जैसे हमारे मेट्रो स्टोर है, मेट्रो स्टोर ने क्या किया, वही प्रोडक्ट आपको ओपन मार्केट में एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, वहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ती मिल रही है, बिकॉज दे बॉट द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू द इंडस्ट्री, डायरेक्ट टू द मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट उठाते हैं और अपने शोरूम में
अपने जो है स्टोर में ला कर वो सेल कर देते हैं, और जब डायरेक्ट सेल करते हैं लार्ज क्वांटिटी में तो उनको जो है वो ज़्यादा चीप पड़ती है. So this is strategy. This strategy is called a low cost strategy. Then we have the differential strategy. A business design and produce product or the services that possess unique attributes or characteristics which customers are willing to pay a premium price. अब क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट में ऐसी एट्रीब्यूट जो है वो पुट कर देते हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक पुट कर देते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ पैदा कर देते हैं, अट्रैक्टिवनेस पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या किया जाता है कि the peoples are willing to pay premium. Premium mean they are paying to extra amount. जैसे आपके लिए एक एग्जांपल दी जा सकती है आईफोन की. आईफोन कॉस्ट 65,000 70,000 रुपीज़ इन पाकिस्तान. i4 जो सा आप लेते हैं उसमें उन्होंने ऐसी क्वालिटीज़, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स डाल दिए, द पीपल आर विलिंग टू पे मोर मनी. उसके अलावा लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स देख लें, सोनी के लैपटॉप देख लें, IBM के लैपटॉप्स देख लें, उनका एक नाम है, एक स्टैंडर्ड्स है, और उनकी कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से द पीपल्स आर विलिंग टू पे मोर मनी. और इसके अलावा गाड़ियों में आप ले लें, होंडा की ले लें, टोयोटा की ले लें, उसके अलावा मर्सिडीज ले लें, लेमोजीन ले लें, सो मैनी कार्स जिसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक्स उनसे डाल दिए जाते हैं, कंफर्टेबल बना दी जाती हैं. BMW ले लें कि जिसमें क्या किया जाता है कि कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर मनी और प्रीमियम, कि ठीक है इस गाड़ी में ये क्वालिटीज़ हैं, आई एम विलिंग टू पे मोर मनी. तो दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल स्ट्रेटजी, जिसमें यू डू समथिंग डिफरेंट दैन द कंपेटिटर्स. A value chain is the way a business add value for its customer by processing input into product or the services. उसमें वैल्यू जो है वो ऐड कर दी जाती है. इनपुट, देन बिजनेस प्रोसेस, एंड देन द प्रोडक्ट आर द सर्विसेज एंड द कस्टमर वैल्यू, कि वो कस्टमर के लिए वैल्यू जो है रखते हैं. बिजनेस स्टेक होल्डर की बात करते हैं. यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया. अब ये है कि स्टेक होल्डर जो है वो कौन होते हैं. आपने काफ़ी दफ़ा ये वर्ड जो है वो सुना होगा कि स्टेक होल्डर्स, बिजनेस स्टेक होल्डर जो हैं. ए बिजनेस स्टेक होल्डर इज़ ए पर्सन आर एंटिटी हैविंग एन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. अब इसमें बात क्या की जा रही है कि दिस कैन बी ए पर्सन आर एंटिटी मीन सम ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट भी हो सकती है या कोई फर्म्स भी हो सकती हैं. हैविंग एन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए बिज़नेस, के जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है किसी बिज़नेस की, उसमें जो भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है. उसके बाद प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, के हाउ वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, हाउ वी कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर हमने जो है वो आइडेंटिफाई करने होंगे. स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं? स्टेक होल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन कौन से आते हैं? दैट इज़ द ऑनर, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय. ऑनर जो उनसे इंटरेस्टेड होता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, मैनेजर्स जो उनसे वो इंटरेस्टेड होते हैं, दैन एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे होते हैं वो जो उनसे इंटरेस्टेड होते हैं. और एक्सटर्नल में क्या आते हैं? देयर आर द कस्टमर्स, कस्टमर जो उनसे हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं. क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो अदर दैन द ऑनर्स, जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो जो उनसे इंटरेस्टेड होते हैं. दैन द गवर्नमेंट इज़ एन एंटिटी, वो इंटरेस्टेड होती है कि हमारे मुल्क में जो भी बिज़नेस हो रहे हैं उनमें उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है. क्योंकि अगर तमाम बिजनेसेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, द मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी होंगी तो आपकी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उनकी कंट्री की, वो इंक्रीज़ करती है. जब आपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद आपने क्या किया, असेस स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशनल नीड, कि स्टेक होल्डर को कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर ली. अब डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर हैं, इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं. सो द
ईच टाइप ऑफ स्टेक होल्डर रिक्वायर्ड डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो हब के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो तब आपने कंप्रीहेंसिव जो है वो इंफॉर्मेशन जो है डेवलप करनी होती है ताकि सब स्टेक होल्डर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डिज़ाइन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मीट द स्टेक होल्डर नीड। जब आपने आइडेंटिफाई कर ली नीड तो फिर आप क्या करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिपेयर करते हैं ताकि स्टेक होल्डर की नीड पूरी हो सके, मीट किया जा सके। रिकॉर्ड, अब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया, उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या हुआ, रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इवेंट। क्या वो सिस्टम तो बन गया, अब उस सिस्टम में वो सारे इकोनॉमिक रिकॉर्ड, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की जाएंगी फॉर होल ईयर, फॉर होल मंथ, ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा सके। तो इकोनॉमिक डाटा जो है उस सिस्टम में पुट किया जाता है। देन क्या किया जाता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट फॉर द स्टेक होल्डर्स। अब वो डाटा पुट कर दिया जाता है, हर इकोनॉमिक, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उस अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड इन दैट इकोनॉमिक सिस्टम। और उसके बाद उसी अकाउंटिंग सिस्टम से प्रिपेयर की जाती हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फॉर द स्टेक होल्डर। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो सी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो सी है, वो प्रिपेयर की जाती हैं फॉर द स्टेक होल्डर। एंड देन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो प्रिपेयर करके एंड देन दे गिवन टू द स्टेक होल्डर, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को दी जाती हैं ताकि क्या किया जा सके, शुरू में हमने पढ़ा था, सो दे कैन टेक द इकोनॉमिक डिसीजन, वो जो सा डिसीजन लें एंड देन दे विल टेक सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक्शन लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, अगेन वो प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल जो है कि अकाउंटिंग वो प्रिवेल करती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, सो इंफॉर्मेशन यूज़र कौन कौन से होते हैं, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मैनेजर, ऑनर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, रेगुलेटरी एजेंसीज, SEC, IRS। उसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू डिटर्मिनेशन वो कैसे की जाती हैं, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सेल्स, एसेट्स में क्या क्या, एसेट और लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लोन एंड इक्विटी, रिसीवेबल, पेएबल एंड कैश, कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये सारी आ जाती हैं। एंड डिसीजन सपोर्ट में जो है क्या क्या चीज़ें, फर्स्ट तो यूज़र आ गए और फिर उसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू डिटर्मिनेशन के आपके पास जो है पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं। एंड देन द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के किस वजह से, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है डिसीजन के लिए, उसमें कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस आ जाता है, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन आ जाता है, इंक्रीमेंटल एनालिसिस आ जाता है, बजटिंग आ जाता है, कैपिटल एलोकेशन, अर्निंग पर शेयर रेशियो एनालिसिस, और ये सारी चीज़ें जो सी हम इसी सब्जेक्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वी विल कवर इन 32 लेक्चर। द बेसिक फंक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या किया गया कि जो से आपने पेमेंट रिसीव की, सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग द कार्स, तो आपके पास पेमेंट आई है एंड देन यू सेल द कार टू द अदर पर्सन। क्या हुआ, इंटरप्रेट किया आपने और रिकॉर्ड की बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो इसमें दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ कि क्या हुआ कि आपके पास जो से कैश इनफ्लो हुआ और गाड़ी आपकी आउटफ्लो हो गई। तो आगे जाके जो है हम इसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो सारे पढ़ेंगे कि किस तरह जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इट्स क्वाइट इजी, नॉट डिफ़िकल्ट, जस्ट 5 or 6 रूल्स। अगर वो आपको आ जाते हैं देन यू कैन अंडरस्टैंड द होल अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
जब आपने इंटरप्रेट कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन को, देन क्लासीफाई सिमिलर ट्रांजैक्शन इनटू यूजफुल रिपोर्ट। तो इस ट्रांजैक्शंस को जब सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं तो उसको एक यूजफुल रिपोर्ट में प्रिपेयर किया जाता है। समराइज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर, और जब वो समराइज कर ली जाती है देन इट गिव टू द डिसीजन मेकर को वो पुट कर दी जाती है। अब बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट। द प्राइमरी एक्सटर्नल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर द इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। अब क्या होता है कि इन्वेस्टर और क्रेडिटर जो से हैं, दे आर द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, और दे आर इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लो प्रोस्पेक्टस, दे आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। वो क्या देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो चेक किया जाता है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपके शेयर्स, आपके बिजनेस के शेयर्स को परचेज करते हैं। एक्चुअली दे आर द ऑनर, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑनर, मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उतने वो पार्टनर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे होते हैं। क्यों वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, दैट इज़ द पीरियडिक डिविडेंड। डिविडेंड जो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि क्वार्टरली डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और दिया जाता है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ का मतलब ये होगा सेल्स ऑफ द ऑनरशिप एट ए फ्यूचर डेट, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी कंपनी से शेयर लिए और दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ अरसे के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद इसकी प्राइसेस जो सी है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, तो देन दे प्लान टू सेल इट। तो वो क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि जब सेल कर दिया जाता है। ऑन मीन द डिविडेंड, इन्वेस्टर जो से हैं वो इसी तरह करते हैं, सेल को, शेयर्स को सेल कर देते हैं। और क्रेडिटर्स की बात आती है तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं, वो कंपनी को लोन देते हैं, और जब लोन दिया जाता है, कंपनी क्रेडिटर से लोन लेती है तो उसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द पीरियडिकल इंटरेस्ट, के कितना इंटरेस्ट उनको पे किया जा रहा है। और उसके बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन के रिपेमेंट ऑफ द लोन एट ए फ्यूचर डेट, के फ्यूचर में कब जो है वो लोन वापस किया जाएगा, राइट। और जो इन्वेस्टर होते हैं दे आर इंटरेस्टेड इन कि जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वो सेल कर देते हैं। क्रेडिटर्स का क्या होता है कि वो जब कितने अरसे के बाद उनको पैसे जो है वो वापस मिलेंगे। Objective of the financial report is specific objective and the general objective information about the economic resources, claim to the resources and change in the resources and claim। अब स्पेसिफिक क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, क्लेम टू द रिसोर्सेज, किन्होंने ये रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, एंड देन एनी चेंज इन द रिसोर्सेज एंड द क्लेम, के कितने चेंजेस जो से रिसोर्सेज और क्लेम में आ गई हैं। Then information useful in assessing amount, timing and uncertainty of the future cash flow, कि उसमें क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है उस यूज़फुल होती है असेसिंग करने के लिए, अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, उसको एवेल्युएट किया जाता है। एंड देन द थर्ड नंबर पे क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन यूज़फुल इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड द क्रेडिट डिसीजन, कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है दे आर हेल्पफुल इन information, they are helpful in making थर्ड नंबर पे क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड द क्रेडिट डिसीजन, के इन्वेस्टमेंट की जाए और क्रेडिट डिसीजन मीन के या तो ऑनर्स बन जाएं या कंपनी को लोन दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो से ये भी चेक की जाती हैं। द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सी है वो कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें हमारे पास जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जब उसमें
ट्रांजैक्शन इंटरप्रेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उन ट्रांजैक्शन की बेस पे, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बेस पे। तो वी हैव बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। दीज आर द थ्री बेसिक अकाउंटिंग, दीज आर द थ्री बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट में क्या किया जाता है कि आपकी तीन चीज़ें जो सी बैलेंस शीट में आती हैं। नंबर वन इज़ द एसेट्स, एसेट्स आर द रिसोर्सेज, नंबर टू इज़ द लाइबिलिटीज़ एंड नंबर थ्री इज़ द ऑनर इक्विटी। एक साइड पे आपके रिसोर्सेज आ जाते हैं एंड दैट इज़ द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे आपके एसेट्स आते हैं, दे आर द रिसोर्सेज, और राइट साइड पे आपकी लाइबिलिटीज़ आती हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय। सो बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज बैलेंस, दोनों साइडें उसकी बराबर होती हैं। रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय एंड रिसोर्सेज आर इन द बिजनेस। इफ़ रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड 10,000, बिजनेस में कितने होंगे? 10,000 होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जो है क्या किया जाता है, आपके जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जो भी अर्न किया जाता है रेवेन्यू, और उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं वो आपके इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको शो करती है कैश जो है वो जनरेट किया जाता है, आर जो है कैश यूटिलाइज किया जाता है फ्रॉम थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आगे जाके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए लेंस टू व्यू बिजनेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है कि चीज़ों को ब्रॉडर करके जो है वो दिखा देती है कि व्हाट द बिजनेस इज डूइंग एंड हाउ द बिजनेस इज डूइंग, इज इट गोइंग वेल और नॉट। यू कैन जज इट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सटर्नली रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन, करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए जो भी एक्सटर्नली रिपोर्ट किए जाती है इंफॉर्मेशन। ए मीन्स टू एंड, ए मीन्स टू एंड का मतलब ये है कि जो भी आप क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकर उससे कोई डिसीजन ले सकें और वो दैट आर इन द शेप कि वो उससे कोई इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें और उसके बाद कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो सके। बिकॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ टू मेक टू टेक डिसीजन, और डिसीजन कौन लेते हैं? दे आर टेकन बाय द स्टेक होल्डर, के डिसीजन जो है वो स्टेक होल्डर रहते हैं। तो मीन टू एंड कि वो उस डिसीजन मेकर को किसी नतीजे पे, किसी रिजल्ट पे पहुंचा सके। ब्रॉडर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ब्रॉडर होना चाहिए, हिस्टोरिकल इन नेचर के प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी उसमें चलनी चाहिए, रिजल्ट फ्रॉम द इन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मेयर्स के आपके प्रॉपर रिजल्ट होने चाहिए, बेस ऑन द जनरल पर्पस अजम्पशन, जो भी अजम्पशंस हैं उस पर बेस करना चाहिए, एंड यूज़फुलनेस एनहांस वाया एक्सप्लेनेशंस के उसको यूज़फुल होना चाहिए और उसमें एक्सप्लेनेशन जो सी है, इफ़ सर्टेन थिंग्स आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसको सेल्फ एक्सप्लेन नहीं हो रही तो उसको if certain things are not self-explained कि रिपोर्टिंग में क्या होना चाहिए कि यूज़फुलनेस एनहांस्ड वाया एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन की वजह से मतलब वो यूज़फुल होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेन होना चाहिए उसमें, ताकि वो जो है इजीली समझ आ सके
जो डिसीजन मेकर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। Accounting is important. Why does accounting matter? Accounting is the language of the business. इसको language of the business कहा जाता है क्योंकि बिजनेस को जो है विदाउट अकाउंटिंग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड अपॉन रिलायबल एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है दुनिया में ही जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अकाउंटिंग पे ही बेस करते हैं। सो इट इज़ द बिग थिंग कि विदाउट अकाउंटिंग जो है कभी भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि यूजली लोग ये सोचते हैं कि मुझे अकाउंटिंग नहीं आती जी, मुझे जैसा मैथ नहीं आता इसलिए मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकता, या मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकती, वो डिफ़िकल्ट है, इसमें जो सा अमाउंट आते। इट इज़ ईजियर दैन द मैथमेटिक्स बट इट नीड्स द CS मीन द कॉमन सेंस है, तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेबिट एंड credit. If you learn it, then you can do it very easily. User and uses of the accounting. Accounting identifies and record the economic activities or event of an organization and communicate to interested user. Organize करता है और क्या करता है कि communicate to the इंटरेस्टेड यूज़र। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द यूज़र, जैसे हमने पहले बात की थी, इंटरनल यूज़र एंड द एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में मैनेजर्स वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड रन ए बिज़नेस। जो मैनेजर्स होते हैं वो इसको इंटरनली यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक बेटर परफॉर्मेंस। और उसके बाद एक्सटर्नल यूज़र में हमारे पास आ जाते हैं इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर्स। इन्वेस्टर मीन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स बाय करना चाहते हैं, क्रेडिटर्स जो वो आ जाते हैं, और अदर्स टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसीज, कस्टमर्स, लेबर यूनियन, इकोनॉमिक प्लानर। दीज आर द प्राइमरी यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा और अगर आप ब्रॉडर चले जाएं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर, ऑल दीज पर्सन्स आर रिक्वायर्ड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उन्हें चाहिए होती है ताकि वो डिसीजन ले सकें। मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, और फ्यूचर में हम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद टिपिकली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑनर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स लिए होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO आता है, उसके बाद जो है बिजनेस यूनिट मैनेजर आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स, वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्लांट मैनेजर जो है वो आ जाते हैं एंड बिजनेस यूनिट मैनेजर के नीचे, और उसके बाद प्लांट अकाउंटेंट आ जाते हैं, एंड देन दे ऑल आर कोरिलेटेड। वो सारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर सर्टेन डिसीजन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजरियल रिपोर्टिंग के, मैनेजरियल रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेट्स हैव ए लुक। इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट एंड फॉर evaluating and rewarding decision making performance। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, फॉर रिवॉर्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं,
एवेल्यूएशन परफॉर्मेंस के लिए जो है मैनेजरियल रिपोर्ट्स जो है ज़रूरी होती है। इंफॉर्मेशन यूजफुल इन assessing both the past performance and the future direction of the enterprises and information for the external and internal resources। कि क्या होता है कि पहले तो आपके प्रेजेंट डिसीजन लेने जो उनसे वो ज़रूरी होते हैं और फिर उसके बाद आप कैसे एवेल्यूएट करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं, एंड देन यू मेक योर फ्यूचर टारगेट। इंफॉर्मेशन यूजफुल टू हेल्प द इंटरप्राइजेज अचीविंग इट्स गोल ऑब्जेक्टिव एंड द मिशन। जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो देन यू प्रिपेयर योर गोल ऑब्जेक्टिव एंड द मिशन ताकि उनको अचीव किया जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइमलाइंस उनसी हैं, उसको देखना चाहिए कि दैट शुड बी ऑन टाइम्स मीन टू द एंड, मीन के वो जो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही है वो अपना पर्पस पूरा करे। मेजर ऑफ द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेजर करने में हेल्पफुल हो। ओरिएंटेड टूवर्ड फ्यूचर, फ्यूचर जो है उसके लिए जो है वो रास्ता जो है दिखा सके और हेल्प कर सके। आइडेंटिफाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, मीन के जिस बंदे को जो ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड की जा सके। देन इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल फीचर्स जो से हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो से उसमें इंस्टीट्यूशन फीचर होने चाहिए। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल फीचर होने चाहिए कि गैप जनरल अकाउंटिंग, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो से वो उसको जो है वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसके रूल्स रेगुलेशन को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उसके रूल रेगुलेशन, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड ऑडिट, तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल फीचर जो है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पास होने चाहिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं? वी हैव अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिस तरह पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो ये सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं ये भी इसमें आती हैं। कॉम्पिटेंस जजमेंट एंड द एथिकल बिहेवियर्स, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA, certified in management accounting CMA, certified in internal audit CIA, code of professional conduct जो है CPA, ये भी जो है ये भी इसमें शामिल होने चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जब भी कहने का मकसद ये है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाए तो उनको प्रिपेयर करने के लिए प्रोफेशनल जो से वो अवेलेबल होने चाहिए, और वो प्रोफेशनल जो से हैं वो सर्टिफाई होने चाहिए फ्रॉम सर्टन इंस्टीट्यूट, सर्टन ऑर्गेनाइजेशन। और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाए वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हों और उन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करें जो हमने अभी डिस्कस की गई हैं। तो दे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट दे आर प्रोफेशनल, सेकंड दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम सर्टन इंस्टीट्यूशन, सर्टन जो है वो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, और वो उस तरीके को फॉलो करें, उस मेथड को फॉलो करें जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रूल्स रेगुलेशन प्रिपेयर किए हुए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए जाएं। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो सी हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ऑब्टेनिंग एंड रीपेइंग फंड्स टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या करती है कि आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं कि आप जो है फंड ऑब्टेन करते हैं और उसको रीपे करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, एग्जांपल बोरो मनी एंड रीपेइंग लोन, सेलिंग एंड रीपरचेज शेयर इक्विटी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके ऑपरेशंस
टू फाइनेंस द ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए हायर की जाती है, मतलब जिसमें आप लोन लेते हैं, क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ पर्सन से, तो ऐसी एक फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिज़नेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। अपने बिज़नेस के अंदर आप फाइनेंस कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैसे जो सा मेजर किया जाता है, ऑब्टेनिंग द रिसोर्सेज आर द एसेट्स नीड टू ऑपरेट द बिज़नेस फॉर ए लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं कि जहाँ पर आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, एसेट्स जो है वो परचेज कर रहे होते हैं टू ऑपरेट द बिज़नेस को चलाने के लिए। एग्जांपल जो इसमें अवेलेबल है, परचेज आर द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, परचेज आर द सेल्स ऑफ लॉन्ग लाइव्ड एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो ये सारे जब परचेज या सेल किए जाते हैं तो तब उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। एंड देन द ऑपरेटिंग activities are the main day-to-day activities of the business. Example, revenue, expenses and the related accounting. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपके जो डे टू डे बिजनेस होता है, मतलब डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यू, वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। आगे जाके हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन द जर्नल कि हमने वो क्या क्या काम करने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, इस कोर्स में। तो दीज आर द जर्नल्स जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। बाकी आगे लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो तब आपको मोर क्लियर हो जाएंगे। मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपके लिए नहीं हों, जस्ट लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो जो हम बाकी लेक्चर्स जो है वो पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, डिलीवर होते जाएंगे, तो आपको वो चीज़ें जो सी हैं ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, आल्सो कॉल द इनकम स्टेटमेंट, जो है उसमें क्या होता है, रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसमें स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग या इनकम स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर के शुरू में, जिसमें रेवेन्यू की बात की जाती है कि रेवेन्यू जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितने आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए, कितने आपने खर्चा किया है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिपोर्ट द चेंजेस इन रिटेन अर्निंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। रिटेन अर्निंग ये होता है कि किसी भी हम ज़्यादातर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो नाम सोल प्रोप्राइटर की भी समटाइम बात होगी, पार्टनरशिप की होगी, लेकिन मेजॉरिटी जो बेस करती है वो हम कॉरपोरेशन की बात करेंगे कि कॉरपोरेशन में क्या किया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की जब बात करते हैं तो कॉरपोरेशंस क्या करती हैं कि लीगल एंटिटी है ना, तो उसने प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे दे दिए और कुछ रख लिए। जो पैसे बिजनेस में रखे जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग जो है उसमें क्या क्या आता है, रेवेन्यू जो है रेवेन्यू आते हैं, एंड एक्सपेंसेस एंड नेट अर्निंग आर लॉस जो है वो मेंशन किया जाता है। रेवेन्यू में हमारे पास जो है राइजेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट आर द सर्विसेज, जो आप प्रोडक्ट आर सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं वो आती हैं। रिजल्ट इन एन इनफ्लो ऑफ द एसेट्स, जो इनफ्लो ऑफ द एसेट जो है रिजल्ट्स एंड इनफ्लो ऑफ द एसेट, कि जो एसेट की वजह से इनफ्लो होता है, मतलब आप जो सर्विसेज जो है सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आ रहा है। और एक्सपेंसेस द कॉस्ट ऑफ द एसेट कंज्यूम आर द सर्विसेज यूज टू जनरेट रेवेन्यू, कि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए क्या एक्सपेंसेस बियर किए वो आपके पास आ जाते हैं। एंड देन नेट अर्निंग और लॉस, तो जब रेवेन्यू को एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं देन यू विल हैव द नेट अर्निंग और द लॉस। तो लॉस तब होगा जब आपका रेवेन्यू कम होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, और अर्निंग जो सी प्रॉफिट कब होगा, जब आपके रेवेन्यू ज़्यादा होंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे।
लेट्स हैव अ लुक द स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग जो है वो कैसे बनाई जाती है। CSU कॉरपोरेशन, ईयर एंडेड December 31st 2009। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग में फर्स्ट क्या करते हैं, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी। जब भी कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है तो सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द कंपनी क्या मेंशन किया है, नेम ऑफ द कंपनी। सेकंड आपके पास द नेम ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, वो मेंशन करते हैं। एंड देन एंड थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आता है, पीरियड ऑफ द टाइम कवर्ड, कि वो पीरियड कौन सा पीरियड जो है वो कवर करिए, ईयर एंडेड December 31st 2009। लिस्ट रेवेन्यू जो से आपके पास आ जाता है, जैसे वी हैव वन एग्जांपल। अभी हम सिर्फ जो है ये एग्जांपल कोड कर रहे हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, वो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे की जाएगी, वो हम लेटर लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो रेवेन्यू क्या, सर्विसेज रेवेन्यू, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसका रेवेन्यू $22,200 है। जितने भी रेवेन्यूज होंगे आप उसको फर्स्ट जो है वो मेंशन करेंगे। देन आपके पास क्या होगा कि एक्सपेंसेस जो है वो आ जाएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस आपने इनकट किए हैं उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। सो वी हैव 3 or 4 expenses लाइक रेंट एक्सपेंसेस 9,000 रेंट आपने पे किया था, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1,000 वो आपने पे किया, एंड सप्लाईज एक्सपेंसेस 10,200 यू पेड ऑल दीज एक्सपेंसेस, सप्लाई एक्सपेंसेस 200, और जब इन सब का टोटल किया आपने तो दैट इज 10,200। और अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स आपने माइनस किया जो है रेवेन्यू में से, आपने अर्निंग को 22,200 में से 10,200 माइनस कर दिए, देन यू हैव 12,000। और इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है आपने पे किया 5,200, एंड देन आपके पास क्या आ गया, नेट अर्निंग जो है आपके पास आ गई, दैट इज 6,800। तो स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग में आपने रेवेन्यू जो है वो मेंशन किए, देन एक्सपेंसेस मेंशन किए, और जब माइनस कर दिया और उसके बाद आपने टैक्स पे किया तो देन नेट अर्निंग आपके पास आ गई, दैट इज $6,800। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की बात करते हैं, शोज द कम्युलेटिव अर्निंग दैट हैव बीन रिटेन इन द कॉर्पोरेशन लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। सेकेंड जो से आपके पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, देन द नेम ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, एंड द थर्ड वन इज द ईयर एंडेड फॉर द पीरियड कवर्ड, जो भी पीरियड कवर कर रहे हैं वो आपने मेंशन करना है। एंड देन स्टार्टिंग विद द बिगनिंग रिटेन अर्निंग सेम एज एंडिंग रिटेन अर्निंग ऑफ द प्रायर पीरियड, के जो पिछले साल की रिटेन अर्निंग एंडिंग थी वो आप मेंशन करेंगे। रिटेन अर्निंग January 1st दैट इज 2009, ज़ीरो थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, सो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। उसके बाद ऐड नेट रिटेन अर्निंग जो हमने इस साल में ऐड की, दैट इज 6,800। तो 6,800 जो है हमारे पास इस साल की अर्निंग आ गई, लेस डिविडेंड। डिविडेंड कितना पे किया, CSU कॉरपोरेशन ने 600, and then the retain earning for this year December 31st that is 6,200. Check ending retain earning should agree with amount reported on the balance sheet, और यही अमाउंट जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए बैलेंस शीट में। इसके बाद बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स होते हैं। I have talked so many times in this lecture, resources owned by a business. Assets are the resources, जितने आपके resources होते हैं they are assets, like आपके पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, vehicles हैं, all these are the resources owned by the business. And liability obligations of the business, liabilities are the obligation what the business have to pay, and the shareholder equity, share capital represent the primary ऑनरशिप इंटरेस्ट इन द कॉरपोरेशंस, या फिर इसको ये कहा जा सकता है कि रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो सेकंड कैटेगरी में आपके पास आ जाते हैं। एंड देन शेयर होल्डर इक्विटी में आपके पास एक और जो है वो कॉलम आता है, दैट इज द रिटेन अर्निंग, अक्यूमुलेटेड अर्निंग ऑफ द कॉरपोरेशन दैट हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द
शेयर होल्डर, वो अर्निंग जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अर्निंग 6800 की थी, 500 जो से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए डिविडेंड एंड द रिमेनिंग यू रिटेन, आपने रिटेन किया बिजनेस में फॉर सम पर्पस, तो वो आपके पास रिटेन अर्निंग आ जाती है। So the third is the balance sheet. You have to mention the name of the corporation, then the name of the statement what you are going to prepare, and third is the date as at a specific point in the time, on the time when you are preparing this statement, वो आपने mention करनी है। Let's have a look. The list the assets and total. Asset की list आपने बनानी होगी। Assets आपके पास कौन कौन से हैं? Cash is an assets. We have cash 1400, account receivable जो आपने पैसे लोगों से रिसीव करने हैं, that is also an asset 4000, supplies that is 1800, equipment that is 16000, so total assets is 23200. You list out all the assets and then liabilities and shareholder equities. Liabilities are the obligation you have to pay, account payable 2000, note payable 5000, so the total liabilities are 7000, तो आपने उसको लिस्ट डाउन कर लिया। एंड देन द शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी में आपके पास कॉमन शेयर जो से हैं दैट इज 10,000, आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड स्टॉक एंड सो ऑन, ये क्या क्या होते हैं। और 10,000 के आपके पास कॉमन शेयर आगे, और रिटेन अर्निंग जो हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई थी उसमें हमारे पास 6200 आ रहे थे, और वही यहीं पे हमने मेंशन किए हैं। रिटेन अर्निंग, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 16200। शेयर होल्डर इक्विटी 16200 इसलिए है कि ये जो रिटेन अर्निंग की है दैट इज़ द राइट ऑफ द ऑनर्स, जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ये भी उन्हीं का पैसा है, तो इसीलिए इसको शेयर होल्डर इक्विटी में मेंशन किया जाता है। द टोटल लायबिलिटीज एंड द शेयर होल्डर इक्विटी 23,200। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था द एसेट्स आर always equal to the liabilities. Assets are the resources and the liabilities are the resources provided by. So here it is verify assets 23,200 and the total liability is 23,200. 7,000 liabilities and honor equity is 16,200. So the total is 23,200. So this is the end of our first lecture. I hope कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर गोइंग टू स्टडी दिस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकर। आई सजेस्ट यू जो है आप जो है इस बुक को जो है मैंने आपको बताई थी उसका फर्स्ट चैप्टर जो है स्टडी करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने इसमें से स्किप कर दी हैं जो आप खुद पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थारोली इस बुक के चैप्टर को पढ़ें, आई होप आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।